नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास में विषय पढ़ रहे थे। उसमें हम जोधपुर राज्य का या मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मारवाड़ का राठौड़ वंश या जोधपुर राज्य का इतिहास, ये विषय चल रहा था हमारा। और इसमें हमने जो शक्तिशाली शासक थे राव जोधा, वहाँ तक अध्ययन कर लिया था। उसके पश्चात राव जोधा के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो राव सातल देव बनेंगे। राव सातल देव का शासन रहेगा 1489 से लेकर 1492। राव सातल देव, ये सीधी सी बात है, ये जोधा के पुत्र, जोधा और जसमादे रानी के क्या थे? पुत्र थे। यानी हाड़ी रानी थी जसमादे, उनके पुत्र थे जोधा और जसमादे के पुत्र। इनका एक पुत्र और है सुजा, जो आगे जाकर शासक बनेगा 1492 ईस्वी में। तो इन्होंने, सातल देव ने जैसलमेर में कस्बा बसाया, सातलमेर। जैसलमेर में कौन सा कस्बा बसाया? सातलमेर कस्बा बसाया। और ये सातलमेर प्राचीन समय में पोखरण की राजधानी थी। पोखरण की क्या थी? राजधानी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सातलमेर कस्बा किसने बसाया था? राव सातल देव ने बसाया था, मारवाड़ के जोधपुर के राठौड़ शासक। और जो सातलमेर पोखरण की क्या थी? प्राचीन समय में राजधानी थी। राव सातल देव के समय इनका अजमेर के मुस्लिम शासकों से संघर्ष हुआ। इनका अजमेर के मुस्लिम शासकों से क्या हुआ? संघर्ष हुआ। किनका? राव सातल देव का। अब अजमेर का हाकिम था, उसका नाम था मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। अजमेर के हाकिम मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां। क्या नाम था? गुड़ले खां। गुड़ले खां, ये इसका क्या था? सेनापति था मल्लू खां का। अब एक बार क्या होता है, 1490 ईस्वी में ये जो हमारे शासक थे राव सातल देव, इनके भाई थे वर्ष सिंह। इन वर्ष सिंह को एक बार मल्लू खां क्या कर लेता है? कैद कर लेता है, अजमेर लेकर चला जाता है, जिसको सातल देव क्या करते हैं? उसकी कैद से मुक्त करवाते हैं। उसके पश्चात 1490 ईस्वी की बात है, 1490 ईस्वी में पिपाड़ नामक स्थान पर, पिपाड़ ये जोधपुर में पड़ता है, 1490 ईस्वी में पिपाड़ नामक स्थान पर 140 कुंवारी कन्याएं यानी बालिकाएं गणगौर पूजन कर रही थी। क्या कर रही थी? गणगौर पूजन कर रही थी। तो उस समय इन 140 कुंवारी कन्याओं को, जो गणगौर पूजन कर रही थी, इनको ये गुड़ले खां क्या कर लेता है? कैद कर लेता है। गुड़ले खां ने क्या कर लिया? इनको कैद कर लिया। जब इस बात की सूचना मिली किसको? यहाँ के शासक राव सातल देव को। तो सातल देव ने फिर क्या किया? सातल देव ने आक्रमण किया। सातल देव ने गुड़ले खां पर क्या किया? आक्रमण किया। और गुड़ले खां की कैद से जो ये बालिकाएं थी 140 कुंवारी कन्याएं, इन कन्याओं को क्या करवाया? मुक्त करवाया। कन्याओं को मुक्त करवाया। किसने? सातल देव। ठीक है। 1490 ईस्वी में पिपाड़ नामक स्थान पर 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी। और वहां मल्लू खां का, अजमेर के मल्लू खां का जो सेनापति था गुड़ले खां, इन बालिकाओं को, इन कन्याओं को
का अपहरण या कैद कर लेता है, अजमेर लेकर चला जाता है। फिर सातल देव गुडले खां की कैद से इन कन्याओं को क्या करवाते हैं, मुक्त करवाते हैं। और सातल देव गुडले खां का सिर काटकर, गुडले खां का क्या करते हैं, सिर काटकर तीरों से छिद्रित करके, तीरों से छिद्रित करके किसको दे देते हैं, उन कन्याओं को दे देते हैं जिन कन्याओं को गुडले खां उठाकर ले गया था, कन्याओं को दे दिया। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ में गुडले खां की पुत्री, गुडले खां की पुत्री थी, पुत्री का नाम था गिंदोली, गिंदोली, उसको उठाकर अपने साथ ले आया, अपने रंग महल में रखा। कहाँ रखा, रंग महल में। यानी साथ साथ इन कन्याओं को तो मुक्त करवाई, गुडले खां का सिर काटा और तीरों से छिद्रित करके कन्याओं को दे दिया, और साथ में गुडले खां की पुत्री थी गिंदोली, उसको उठाकर अपने साथ ले आया और अपने रंग महल में रखा। फिर आगे क्या होता है, जो गुडले खां की पुत्री थी गिंदोली, वो शासक, जोधपुर के शासक, मारवाड़ के शासक सातल देव से अनुमति प्राप्त करती है कि आपने मेरे पिताजी को मार दिया, अब मुझे भी उठाकर ले आए हो, तो मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि मैं अपने पिता की याद में मारवाड़ में एक त्यौहार शुरू करना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो सातल देव से अनुमति प्राप्त करके, अनुमति प्राप्त करके अपने पिता की याद में, पिता का नाम था गुडले खां, गुडले खां की याद में मारवाड़ में एक त्योहार शुरू किया, गुडला त्योहार, गुडला त्योहार शुरू किया। किसने शुरू किया था, तो गिंदोली ने। ठीक है, सातल देव से अनुमति प्राप्त कर ली कि महाराज मुझे इस बात की अनुमति दीजिए कि मैं अपने पिता की याद में मारवाड़ में एक त्योहार शुरू कर सकूं। तो फिर सातल देव ने उसको अनुमति दी और उसके पश्चात मारवाड़ में गुडला त्योहार शुरू करवाया। किसने, गिंदोली ने। ये मारवाड़ में जो गुडला त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, मारवाड़ में गुडला त्यौहार कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जब हमारे यहाँ शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है तो मारवाड़ में गुडला त्यौहार मनाया जाता है। और गुडला जो नृत्य है वो मारवाड़ का लोक नृत्य भी है, मारवाड़ का लोक नृत्य, ये भी ध्यान में रख लेना। ये बातें थी राव सातल देव के बारे में, जो आपको एक कहानी के रूप में ध्यान में रखना है, और कोई विशेष उपलब्धियां नहीं थी, केवल मात्र 3 वर्ष इनका क्या रहा था, शासन रहा था। उसके बाद में आगे शासक बनेंगे कौन, राव सुजा, राव सुजा शासक बनेंगे, राव सुजा शासक बनेंगे। ये सातल देव के भाई थे। इनका शासनकाल 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक रहेगा, राव सुजा। और ये भी किसके पुत्र थे, जोधा और जसमादे रानी के, जो जोधा और जो हाड़ी जसमादे थी, जसमादे रानी का पुत्र। अब देखिए, जोधा का एक पुत्र था, उसका नाम था बीका, जिसने बीकानेर नगर की स्थापना की 1465 ईस्वी में। जब हम बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ेंगे वहां उसके बारे में और बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान रखें कि जोधा के पुत्र बीका ने अपने पिता से ये कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जो राजकीय चिन्ह हैं 14 प्रकार के, वो मैं अपने साथ में लेकर जाऊंगा और मुझे किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं चाहिए। तो जोधा ने, कहा जाता है कि जोधा ने उसको वचन दिया था कि जो राठौड़ों के जो राजकीय चिन्ह हैं, कमरबंद, राजमुकुट, तलवार, भाला वगैरह,
14 प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको ही मिलेंगी, ऐसा वचन दिया था बीका को। किसने? जोधा ने। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, राव सुजा जब 1492 से 1415 के बीच में शासक बनता है मारवाड़ का, जोधपुर का, तो बीका ने, किसने? बीका ने इससे, बीका ने क्या मांगा इससे? राजचिन्ह, 14 प्रकार के राजचिन्ह मांगे अपने पिता जोधा के कहे अनुसार, उसके वचन के अनुसार। कहा? अब इनका भाई था ये राव सुजा कि पिताजी ने कहा था उस प्रकार से राज चिन्हों पर अधिकार किसका है? मेरा है। मैं आपका राज्य नहीं मांग रहा हूं, मुझे केवल क्या चाहिए? राज चिन्ह चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि बीका ने राज चिन्ह मांगे, लेकिन सुजा ने देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। सुजा ने देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब यहाँ पर आपको पता है वचन का पालन नहीं हो रहा था, जो जोधा ने वचन दिया था उसका पालन सुजा ने नहीं किया, तो अब नाराज हो गया कौन? बीका। तो बीका ने क्या कर दिया? फिर आक्रमण कर दिया। किस पर? सुजा पर आक्रमण कर दिया। अब इसमें बीच में आ गई कौन? सुजा की जो माता थी जसमादे रानी, उन्होंने इस विवाद में बीच में पड़कर इस विवाद का क्या करवाया? अंत करवाया। विवाद का अंत किसने करवाया? जसमादे। ये कौन थी? सुजा की माता। इस प्रकार से विवाद का अंत करवाया, और ये जो राज चिन्ह थे, राज चिन्ह किसको सौंप दिए गए? बीका को। किसको सौंपे? बीका को सौंप दी, और विवाद को क्या करवा दिया? खत्म करवा दिया। तो एक प्रकार से आप इस प्रकार से ध्यान रख लेंगे, 1492 में राव सुजा शासक बना। जोधा और जसमादे रानी का पुत्र था, ये हाडी रानी थी जसमादे। तो बीका ने अपने पिता जोधा के कहे अनुसार, वचनों के अनुसार सुजा से राज चिन्ह मांगे कि मुझे राज चिन्ह दीजिए, तो सुजा ने देने से मना कर दिया। तो फिर बीका नाराज हो गया, उसने सुजा पर आक्रमण कर दिया, और फिर इस विवाद का अंत करवाया। जसमादे जो रानी थी सुजा की माता, उन्होंने इस विवाद को समाप्त करवाया और अपने पुत्र सुजा को कहा कि राज चिन्हों पर अधिकार किसका है? बीका का है। तो फिर राज चिन्ह किसको दिलवा दिए? बीका को दिलवा दिए, और विवाद को समाप्त करवा दिया। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। और जब राव सुजा का शासनकाल था, इनके शासनकाल में ही वीरमदेव मेड़ता का स्वतंत्र शासक बना। मेड़ता का क्या बना? स्वतंत्र शासक बना। तो ये जानकारी भी ध्यान में रखनी है। वीरमदेव मेड़ता का स्वतंत्र शासक किस राठौड़ शासक के समय बना था? तो ये बना था राव सुजा के समय। उसके बाद में आगे जो शासक होंगे उनका नाम है राव गांगा। राव गांगा, और इनका शासनकाल 1515 से 1531 तक रहेगा। राव गांगा का शासनकाल 1515 से 1531 तक रहेगा। इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी यह मिलती है कि इनका विवाह है सिरोही के जगमाल, सिरोही के शासक थे जगमाल, और उनकी पुत्री थी, जगमाल की पुत्री मणिक देवी। क्या नाम था? मणिक देवी, जिनका दूसरा नाम मिलता है पद्मावती। क्या नाम मिलता है? या पद्मावती कह सकते हैं। पद्मावती नाम से, पद्मिनी नाम से चित्तौड़ की एक रानी भी हुई है, रावल रतन सिंह की पत्नी, वो अलग थी और ये अलग है। तो राव गंगा का विवाह सिरोही के जगमाल की पुत्री मणिक देवी या पद्मावती से हुआ, और राव गंगा ने खानवा के युद्ध में कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपको पता है 17 मार्च 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में अपने पुत्र या युवराज
नाम था मालदेव। मालदेव के साथ में 4000 सैनिक भेजकर इन्होंने राणा सांगा की सैन्य सहायता की। सैन्य सहायता की किसकी? राणा सांगा की। जो मेवाड़ का राणा सांगा था उसकी सैन्य यानी सेना सहित सहायता उपलब्ध करवाई किसने? राव गांगा ने। तो इतिहास में इनको भूला नहीं जा सकता। खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में मारवाड़ के राव गांगा ने अपने युवराज अपने पुत्र मालदेव के साथ में 4000 की सेना भेजी और राणा सांगा की सहायता की थी। एक अलग बात है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध में क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और राव गांगा के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गंगा की बावड़ी और गंगा श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये तीनों बातें भी ध्यान में रखनी है किसके बारे में? राव गांगा के बारे में, कि जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गंगा की बावड़ी और गंगा श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में इनके शासनकाल में एक युद्ध होता है, सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेवकी या सेवक ग्राम भी कह सकते हैं, एक ही नाम है ये, सेवकी या सेवक ग्राम का युद्ध। ये बात है 1529 की। 1529 सेवकी और सेवक ग्राम का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो राव गांगा एक तरफ थे जोधपुर के और दूसरी तरफ थे नागौर के दौलत खां। ये कहाँ के थे? नागौर के। इनके बीच में सेवकी या सेवक ग्राम का क्या होता है? युद्ध होता है। और इस सेवकी या सेवक ग्राम के युद्ध में इसकी तरफ इसका दौलत खां का जो सहयोगी था, साथ किसने साथ दिया? तो राव गांगा के चाचा, राव गांगा के चाचा राव शेखा ने। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, सेवकी या सेवक ग्राम का युद्ध हुआ 1529 में। जोधपुर के शासक राव गांगा और नागौर के दौलत खां के मध्य ये युद्ध हुआ और दौलत खां का साथ दिया, सहयोग किया किसने? राव गांगा के चाचा राव शेखा ने। और ऐसा कहा जाता है कि राव गांगा का जो चाचा था राव शेखा, ये क्या हो गया? मारा गया। क्या हो गया था इसमें? मारा गया था। किसमें? सेवकी या सेवक ग्राम के युद्ध में। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। और राव गांगा क्या हो गया था? इसमें विजयी हो गया था। राव गांगा क्या हुआ? विजयी हुआ। और इसका चाचा था राव शेखा, वो सेवकी के युद्ध में मारा गया था। और उसके बाद में राव गांगा की हत्या, राव गांगा की हत्या इनका बड़ा पुत्र था मालदेव। बड़ा पुत्र नाम था मालदेव, वो कर देगा। तो मालदेव मारवाड़ का पितृहंता कहलाया। मारवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? मालदेव को। ये बात भी ध्यान में रखनी है। राव गांगा की हत्या इनके बड़े पुत्र मालदेव ने। ऐसा कहा जाता है कि ये ऊपर महल में बैठा हुआ था। कौन? राव गांगा। थोड़ा नशे की आदत थी इनकी और ये ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। झरोके में ये खिड़की में बैठा हुआ था। उस समय गया इनका बड़ा पुत्र मालदेव और उसने अपने पिता के चरण स्पर्श करने के बहाने उनको
वहाँ से क्या कर दिया, धक्का दे दिया और गिरने के कारण इनकी क्या हो गई थी, फिर मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण इतिहास में मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये बातें भी आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है। किनका शासनकाल था ये, राव गंगा का शासनकाल था। ठीक है, 1515 से 1531 इनका शासनकाल रहेगा। और विवाह सिरोही के जगमाल की पुत्री मणिक देवी यानी पद्मावती से हुआ और खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक देकर राणा सांगा की सैन्य सहायता की थी इन्होंने, लेकिन राणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हो गया था बाबर के विरुद्ध। और जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गंगा की बावड़ी, गंगा श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। सेवक ग्राम के युद्ध में नागौर के दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां का साथ दिया राव गंगा की चाचा शेखा ने, लेकिन युद्ध स्थल में ही मारा गया था ये। और उसके पश्चात राव गंगा की हत्या उनका पुत्र मालदेव कहलाएगा, जो मारवाड़ का पितृहंता शासक बनेगा आगे। अब हम राव मालदेव के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। इतिहास में राव मालदेव, राव मालदेव और इनका शासनकाल 1532 से लेकर 1562 तक रहेगा। 1532 से 1562। तो मारवाड़ का पितृहंता शासक कौन कहलाया, राव मालदेव। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इतिहास में उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उन्हीं चीज़ों को महत्व दिया जाता है जो अच्छाई पर आधारित होती हैं। बुराई पर आधारित चीज़ों को ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती है। तो राव मालदेव ने कोई अच्छा काम नहीं किया था कि अपने पिता को मारकर शासक बना। उसके बाद में इनके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी ये आती है कि इनका जो राज्याभिषेक है, इनका राज्याभिषेक 1532 में, 21 मई 1532 को हुआ सोजत में। कहाँ पर हुआ था, सोजत में। सोजत कहाँ पड़ता है, पाली में। तो राव मालदेव का राज्याभिषेक 1532 में कहाँ पर हुआ, ये सोजत में हुआ। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनके पास में केवल 2 ही परगने थे। कितने परगने थे, केवल 2 ही परगने, केवल 2 ही परगने थे। और ये कौन कौन से थे, तो एक तो था सोजत जहाँ इनका राज्याभिषेक हुआ, और दूसरा परगना था कौन सा, जोधपुर। और इनके बारे में कहा जाता है ये हिंदू बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू बादशाह, किस शासक को कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इनके पास में केवल कितने, 2 ही परगने थे। अब देखिए इन्होंने 52 युद्ध, कितने युद्ध, 52 युद्ध, 52 युद्धों के माध्यम से कितने, 58 परगने, कितने परगने जीते, 58 परगने जीते थे। तो इतिहास में 52 युद्धों का विजेता कहलाया कौन, मालदेव। ठीक है, 52 युद्धों का विजेता शासक किसको कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है। राठौड़ शासक जोधपुर के 52 युद्धों के माध्यम से कितने परगने जीत लिए थे, 58 परगने जीत लिए थे। और इनको हिंदू बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें और भी उपनाम है, हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक। इसके अलावा भारत का महान पुरुषार्थी, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इनको हिंदू बादशाह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा इन्हें हसमत वाला शासक कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता माना जाता है, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा जाता है, और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। हसमत वाला शासक इनको कहा फारसी इतिहासकारों ने, फारसी इतिहासकारों ने कहा, फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को क्या कहा, हसमत वाला शासक।
भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बदायूनी ने कहा। किसने कहा? बदायूनी ने। और फरिश्ता, तारीख़ फरिश्ता रचना है इनकी। फरिश्ता जो लेखक हैं उन्होंने इनको सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी है। तो ये इनके बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद में इनका मालदेव के समय मारवाड़ चित्रशैली का आरंभ हुआ। स्वतंत्र उद्भव कह सकते हैं, यानी किस शासक के समय मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव हुआ? तो ये मालदेव के समय हुआ। उसके बाद में इनका प्रथम जो अभियान था, प्रथम अभियान, ये 1531 में हो गया। भाद्रा जून 1531 में, भाद्रा जून प्रथम अभियान था इनका, भाद्रा जून 1531 का। अब इनके बारे में जो आगे जानकारी आती है वो ये आती है कि इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ, हीराबाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हीराबाड़ी का युद्ध। ये कब हुआ? 1533 में। 1533 में हुआ। हीराबाड़ी नागौर में पड़ता है। हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में। और इसमें कौन कौन थे? तो एक तरफ थे राव मालदेव और दूसरी तरफ थे वही नागौर के दौलत खां। दौलत खां कहाँ के शासक थे? नागौर के। दौलत खां नागौर के शासक थे। अब देखिए इस युद्ध में, इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो परिणाम ये होगा, इसमें राव मालदेव क्या हुआ? विजयी। राव मालदेव क्या हो गया? विजयी हो गया, जीत गया। और नागौर पर किसका अधिकार हो गया? मालदेव का। नागौर पर अधिकार हो गया राव मालदेव का। तो उसके बाद में अगली जो बात आती है, नागौर का इन्होंने सूबेदार बनाया किसको? वीर मांगलिय। नागौर का फिर सूबेदार किसको बनाया? वीर मांगलियोत। वीर मांगलियोत को इन्होंने नागौर का क्या बनाया? फिर सूबेदार बनाया। यानी नागौर का प्रशासन इन्होंने किनको सौंप दिया? वीर मांगलियोत को सौंप दिया। किन्होंने? राव मालदेव ने। तो इतिहास में इस युद्ध के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में, और नागौर के दौलत खां को पराजित किया राव मालदेव ने और नागौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में एक युद्ध और देखते हैं, पाहेबा। पाहेबा साहेबा एक ही नाम है, पाहेबा साहेबा, ये गंगानगर में पड़ता है इलाका। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 की बात है। 1541 पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में हुआ। और इसमें कौन कौन होंगे? तो एक तरफ तो होंगे राव मालदेव और दूसरी तरफ राव जेतसी। ये बीकानेर के शासक थे। राव जेतसी कहाँ के थे? बीकानेर के। तो ये भी ध्यान रखना है। और इधर राव मालदेव के सेनापति ध्यान रखेंगे जेता और कुंपा। जेता और कुंपा। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में हुआ। एक तरफ जोधपुर के राव मालदेव थे, दूसरी तरफ बीकानेर के राव जेतसी थे। और इसमें क्या हुआ परिणाम? तो परिणाम ये हुआ इस युद्ध का कि राव जेतसी मारा गया। राव जेतसी क्या हो गया? मारा गया। और बीकानेर पर राव मालदेव का क्या हो गया? अधिकार हो गया। राव मालदेव का अधिकार हो गया। लेकिन बीकानेर का प्रशासन फिर मालदेव ने कुंपा को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? कुंपा। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ। राव मालदेव
के वीर सेनापति जेता और कुंपा थे। दूसरी तरफ राव जेत सिंह बीकानेर का शासक इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ता है और इस युद्ध का ये परिणाम निकला कि राव जेत सिंह युद्ध स्थल में मारा गया और बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार हो गया और बीकानेर का प्रशासन फिर मालदेव ने किसको सौंप दिया? कुंपा को सौंप दिया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हम थोड़ा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा बिहार में पड़ता है और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम या दूसरा नाम कह सकते हैं कन्नौज का युद्ध। ये दोनों युद्ध भारत में जो भारत का मुगल सम्राट था हुमायूं और अफगान आया था, हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। शेरशाह सूरी यानी 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 के बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं अफगान शेरशाह सूरी से क्या हो गया? पराजित हो गया। यानी हुमायूं क्या हो गया? हार गया। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की क्या हो गई? हार हो गई। अब भारत का सम्राट बन गया कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, भारत का सम्राट बना। और इधर फिर हुमायूं भारत छोड़कर सिंध की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, किधर चला गया फिर? ये सिंध की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। तो इस बात की सूचना जब हमारे जोधपुर के शासक राव मालदेव को लगी, किसको लगी? राव मालदेव को। इस बात की सूचना किसको लगी? राव मालदेव को कि चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार हो गई है, भारत का नया सम्राट अफगान बना है, नाम है शेरशाह सूरी। 1540 से 1545 तक ये भारत का शासक रहेगा, बीच में मुगलों के बीच में आ जाएगा। और हुमायूं इन युद्धों में पराजित होकर सिंध की तरफ चला गया। जब इस बात की सूचना राव मालदेव को लगी तो राव मालदेव ने हुमायूं को सहायता का क्या दिया? आश्वासन। सहायता का क्या दिया? आश्वासन दिया कि आप मेरे पास आए, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट बनाने में आपकी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब सहायता का आश्वासन दिया तो हुमायूं मारवाड़ में आया। हुमायूं कहाँ पर आया? फलोदी में। कहाँ पर आया? फलोदी आया। फलोदी आकर इन्होंने अपने 3 दूत भेजे। फलोदी से हुमायूं ने कितने दूत भेजे? 3 दूत। 3 दूत भेजे। एक का नाम था रायमल सोनी, रायमल सोनी, मीर सम्मद। एक का नाम था अतका खां। कैसे नाम थे देखिए। तो राव मालदेव ने हुमायूं को सहायता का आश्वासन दिया कि आप मेरे पास आए, मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। और इनको जब सहायता का आश्वासन दिया तो हुमायूं फलोदी आया और यहाँ से इसने फिर अपने 3 दूत भेजे, रायमल सोनी, मीर समद और अतका खां को। और कहा जाता है कि राव मालदेव ने इनको बीकानेर परगना देने का आश्वासन दिया। परगना देने का क्या दिया? आश्वासन कि आप मेरे पास आए, मैं आपको क्या दे देता हूँ? बीकानेर परगना दे देता हूँ। लेकिन कहा जाता है कि हुमायूं यहाँ से फिर अविश्वास के कारण आगे बढ़ गया और सिंध की तरफ चला गया। अविश्वास यानी इसने विश्वास नहीं किया कि ऐसा कर भी सकता है क्या मालदेव, तो अविश्वास के कारण ये फिर आगे बढ़ गया और किधर चला गया? सिंध की तरफ चला गया। इतना घटनाक्रम हुआ। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, इस बात की जानकारी राव मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाहता है, इस बात की जो सूचना है, इस बात की जानकारी, इस घटना की सूचना बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव
किसको दे देते हैं, शेरशाह सूरी को देते हैं कि हुमायूं की सहायता कर रहा है कौन, जोधपुर का शासक राव मालदेव। तो आप अब आगे अपना ध्यान रखिएगा, ये सूचना पहुंचा देते हैं बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव, किसको, शेरशाह सूरी को। तो इस कारण से शेरशाह सूरी और राव मालदेव, इनके बीच में, दोनों के बीच में हुमायूं को लेकर क्या हो गई, दोनों के बीच में शत्रुता उत्पन्न हो गई। ठीक है, और आगे जाकर फिर इन दोनों के बीच में एक युद्ध होगा। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है इसको। ये हुआ कब, 5 जनवरी, एग्जैक्ट डेट आई हुई है परीक्षा में, 5 जनवरी 1544 को विजय हुई थी शेरशाह सूरी की, लेकिन ये शुरू हो गया था, यानी पड़ाव डाल दिया था पहले दिन से ही, 4 जनवरी से। लेकिन महिला सुपरवाइजर जो एग्जाम थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि गिरी सुमेल युद्ध की जो डेट थी, तारीख थी, दिनांक थी, वो कौन सी थी, 5 जनवरी 1544। तो गिरी सुमेल की युद्ध में कौन कौन भाग लेता है, तो इधर राव मालदेव और इनके वीर सेनापति थे जेता और कोपा, जेता और कोपा, और दूसरी तरफ भारतवर्ष का सम्राट था इस समय कौन, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ। इसमें राव मालदेव की सेना ने गिरी गांव जो पाली में पड़ता है वहां पर अपना डेरा डाला, और शेरशाह सूरी ने अपना डेरा बाबरा गांव जो अजमेर में पड़ता है वहां पर अपना डेरा स्थापित किया। अब देखिए, शेरशाह सूरी खुद ये युद्ध लड़ने आया युद्ध भूमि में, तो इसने कहा जाता है कि कूटनीति का सहारा लिया। क्या लिया, कूटनीति का सहारा लिया, किसने, शेरशाह सूरी ने। 4 जनवरी 1544 की रात को ही इसको पता था कि राव मालदेव शक्तिशाली शासक है, आसानी से हारने वाला नहीं है। तो इसने क्या किया, जेता और कोपा जो सेनापति थे, इनके शिविरों में जाली पत्र और कुछ रुपए फिकवा दिए। शेरशाह सूरी ने क्या रची, कूटनीति रची, और जेता और कोपा के जो शिविर लगे हुए थे, उन शिविरों में सैनिक यानी रात्रि विश्राम कर रहे थे, वहां पर इन्होंने जाली पत्र और क्या फिकवा दिए, रुपए फिकवा दिए। और पत्रों में क्या लिखा है इन्होंने, जेता के शिविर में जो जाली पत्र और रुपए फिकवाए, उस पत्र में इन्होंने लिखा कि आपकी जो सेना है उसके पास में हथियार कम है, इन रुपयों से आप क्या खरीद लेना, हथियार खरीद लेना जो युद्ध भूमि में आपके काम आएंगे। और कोपा के शिविर में इन्होंने जाली पत्र और रुपए फिकवाए, और जाली पत्र में क्या लिखवाया कि सर्दी का समय है, आपकी सेना के पास में पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, तो इन रुपयों से आप कंबल खरीद लेना। इस प्रकार की बातें उन पत्रों में लिखवाई और जगह जगह पर उनके शिविरों में फिकवा दिए। किसने, शेरशाह सूरी ने, जेता और कोपा के शिविरों की बात है। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने ऐसा कार्य किया, और इस बात की सूचना शेरशाह सूरी ने तुरंत जोधपुर के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पास में पहुंचा दी कि आप युद्ध भूमि में जिन सेनापतियों के भरोसे आकर लड़ाई लड़ रहे हो, युद्ध भूमि में खड़ी है आपकी सेना, वो तो पूरी तरह से मेरी तरफ हो गए हैं, यानी बिक गए हैं जेता और कोपा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आकर युद्ध भूमि में आप परीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने समाचार पहुंचाया शेरशाह सूरी ने, किसको, मालदेव को। तो ऐसा कहा जाता है कि मालदेव रातों रात आया और उन्होंने जेता और कोपा के शिविरों की जांच की, परीक्षण किया, और परीक्षण में उसको क्या मिले, रुपये मिल गए। तो कहा जाता है कि राव मालदेव यहाँ से नाराज होकर तुरंत प्रभाव से चला गया, रुष्ट होकर चला गया। जेता और कोपा को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो शिविर में रात्रि विश्राम कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ। अगले दिन सुबह जल्दी ही जब सेना नित्य क्रम कर रही थी, उसी समय शेरशाह सूरी ने जो जेता और कोपा की सेना थी, राव मालदेव की सेना,
सेनापति जेता और कुंपा के नेतृत्व में युद्ध भूमि में आई थी, उनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के पश्चात अपने सैनिकों के माध्यम से जेता और कुंपा को इस बात की सूचना मिली कि रात्रि को इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, राव मालदेव आए थे और उन्होंने आपके शिविरों की जांच की है और जांच में इस प्रकार की शेरशाह सूरी की कूटनीति का पता किसको चल गया, जेता और कुंपा को। तो कहा जाता है कि जेता और कुंपा बड़ी वीरता के साथ में लड़े, वीरता के साथ लड़े और वीरता के साथ लड़े। 5 जनवरी 1544 को दोपहर बाद का समय हो गया, जेता और कुंपा की विजय हो रही थी, लगभग जीत की ओर बढ़ रहे थे जेता और कुंपा गिरी सुमेल के युद्ध में। उसी समय कहा जाता है कि शेरशाह सूरी युद्ध भूमि में ही एक तरफ नमाज अदा करने के लिए चादर बिछाकर नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं और अपने ईश्वर से आराधना करते हैं कि हे अल्लाह, एक बार मुझे इस युद्ध में विजय दिला दे, मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँगा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार की और इनका एक सेनापति था जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी सेना लेकर आया और युद्ध भूमि में फिर जेता और कुंपा की जो सेना थी उसके साथ में इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात जेता और जो कुंपा थे वो वीरता के साथ लड़े और अंत में फिर वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी युद्ध भूमि में मारे गए जेता और कुंपा और शेरशाह सूरी की गिरी सुमेल के युद्ध में क्या हो गई, फिर विजय हो गई। क्या हुई, विजय हुई। कूटनीति के सारे इन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में इनके मुंह से बरबस ही निकल गया, शेरशाह सूरी के का कथन हो गया है अपने आप ही, यानी इनके मुंह से निकला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता हूं, हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता हूं। यानी मुट्ठी भर बाजरे, क्योंकि भारत का राजा था, ये सम्राट था। तो युद्ध विजय के पश्चात इनके मुंह से अपने आप ही निकल गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता हूँ। और उसके बाद में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी 1545 में किधर चले गए, कालिंजर अभियान की तरफ चले गए। कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान, ठीक है। देखिए यहाँ पर युद्ध विजय हो जाती है इनकी और विजय होने के पश्चात इन्होंने जोधपुर का प्रशासन, विजय के पश्चात इन्होंने जोधपुर का प्रशासन खवास खां को सौंप दिया। जोधपुर का प्रशासन किसको सौंप दिया, खवास खां, खवास खां को सौंप दिया, खवास खां को सौंपा। किसने, शेरशाह सूरी ने। जोधपुर किसको सौंप दिया, खवास खां को सौंप दिया। एक ईसा खान नियाजी और था इसके साथ में, उनको दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इनका लगभग 524 दिन तक जोधपुर पर क्या रहा, अधिकार रहा। और उसके पश्चात शेरशाह सूरी चला गया था जोधपुर का प्रशासन खवास खां को सौंपकर कालिंजर की तरफ, कालिंजर अभियान के लिए चला गया था। और 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का अग्न्यास्त्र नामक यंत्र चलाते समय इनकी बारूद का गोला फटने के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी, शेरशाह सूरी की। 1545 में जब मृत्यु हो गई तो मालदेव का 1545 में जोधपुर पर पुनः क्या हो गया, मालदेव का पुनः अधिकार हो गया। मालदेव का पुनः क्या हो गया, इसके ऊपर अधिकार हो गया। किस पर, जोधपुर पर। अब जब इधर देखिए, शुरू में एक बात और रह गई यहाँ पर, यहाँ फिर शेरशाह सूरी की गिरी सुमेल के युद्ध में विजय हुई। तो विजय के पश्चात इधर जो राव मालदेव थे इन्होंने सिवाना में क्या ली, शरण ली, सिवाना में चले गए।
सिवाना चले गए, कौन? राव मालदेव। तो जो सिवाना दुर्ग है वो मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रही है। मारवाड़ के या जोधपुर के राजाओं की, राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन आश्रय स्थल क्या रहा? सिवाना दुर्ग। यहाँ पर राव मालदेव ने क्या ली थी? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में शरण ली थी। और जब कालिंजर अभियान के पश्चात शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने वापस पुनः जोधपुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और शेरशाह सूरी के पुत्र, इनका पुत्र था शेरशाह सूरी का पुत्र, शेरशाह सूरी का पुत्र का नाम था इस्लाम शाह। पुत्र का नाम क्या था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। अपनी पुत्री का क्या किया? विवाह किया। किसने? राव मालदेव ने। और राठौड़ अफगान विवाह पद्धति को जन्म दिया था। किसने? राव मालदेव ने। ये कुछ जानकारी है जो ध्यान में रखें। उसके बाद में राव मालदेव ने कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया। राव मालदेव ने क्या करवाया? कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया, किलों का निर्माण करवाया। कौन कौन से किले थे? तो ये पोखरण का किला जैसलमेर में, पोखरण का किला, सोजत का किला, सारण का किला, सारण का किला, उसके अलावा मालकोट, मालकोट ये मेड़ता में पड़ता है। ये सारे के सारे दुर्गों का या किलों का निर्माण करवाया राव मालदेव ने। पोखरण का किला जैसलमेर में, सोजत का किला, सारण का किला पाली में, मालकोट का किला मेड़ता नागौर में इन्होंने निर्मित करवाया। और राव मालदेव की जो पत्नी थी, पत्नी वो उनका नाम था उमादे। क्या नाम था? उमादे। और ये उमादे जैसलमेर के राव लूणकरण, जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की क्या थी? पुत्री। भाटी थे जैसलमेर के शासक, तो जैसलमेर के राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी। भटियाणी रानी थी उमादे, जो विवाह की पहली रात ही, विवाह की पहली रात ही अपने पति से रूठकर, विवाह की पहली रात ही अपने पति से रूठकर कहाँ चली जाती है? अजमेर के तारागढ़ में, जो दुर्ग था ना, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने चली जाती है, रहने चली गई। कौन? उमादे रहने चली गई। उमादे जो मालदेव की पत्नी थी। और फिर यहाँ से अपना जो अंतिम समय था इन्होंने केलवा में बिताया था। अंतिम समय मेवाड़ में जो स्थान है केलवा, वहां पर बिताया। केलवा में बिताया। और जब 1562 में मालदेव की मृत्यु होगी, मालदेव की क्या होगी? मृत्यु। तो ये मालदेव की जो पगड़ी थी, पगड़ी के साथ क्या हुई? सती हुई। तो राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार अगर पति की किसी निशानी के साथ में अगर पत्नी सती होती है तो उसको कहा जाता है अनुमरण। क्या कहा जाता है? अनुमरण प्रथा। ये भी ध्यान रखेंगे। 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उनकी पगड़ी के साथ में सती हुई थी उमादे, इसको अनुमरण प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो जो रूठी रानी उमादे है उसकी छतरी कहाँ है? रूठी रानी उमादे की छतरी, उमादे की छतरी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में।
तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी राव मालदेव की पत्नी उमादेवी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी और विवाह की पहली रात ही अपने पति से रूठकर, पता नहीं क्या कारण हुआ होगा कि विवाह की पहली रात में ही कोई पत्नी अपने पति से रूठकर कहीं दूर चली जाए। है ऐसा कुछ घटनाक्रम जो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, कुछ ऐसी बातें हैं। तो ये फिर तारागढ़ दुर्ग में रहनी चली गई अजमेर के, और अंतिम समय इन्होंने मेवाड़ के केलवा में बिताया। और जब 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई तो उनकी पगड़ी के साथ में क्या हो गई, सती हुई थी। इसको अनुमरण प्रथा के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी उमादेवी की जो छतरी है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बनी हुई है। एक राजस्थान में रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल कहाँ है? रूठी रानी का महल है मेनाल में। कहाँ है? मेनाल। और ये मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में। जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जो शासक थे, उनकी पुत्री थी, उनका नाम था सुहावा देवी। तो उन्होंने मेनाल में सुहावेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया था, जो उनका आवास स्थल था। ठीक है, तो इस कारण रूठी रानी का महल उन्हीं के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? मेनाल, भीलवाड़ा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मालदेव के समय साहित्य की उन्नति हुई। मालदेव के समय साहित्य की क्या हुई? उन्नति। साहित्य काफी ज्यादा बढ़ा, कहने का मतलब साहित्य को प्रोत्साहन मिला। और इसमें देखिए कौन कौन से जो कवि हैं, दरबारी देखिए पहले तो ईसरदास ने जो रचनाएं लिखी वो कौन कौन सी हैं? तो हैं हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां। इसके अलावा हरिरस, इसके अलावा एक रचना और है देवियाण। हाला झालारी कुंडलियां, हरिरस, देवियाण किसने लिखी? ईसरदास ने। एक और था आसानंद। आसानंद ने कौन कौन सी रचना लिखी? बागा भारमलीरा दूहा, बागा भारमलीरा दूहा। और इसके अलावा उमादे भटियाणी, उमादे भटियाणी रा कवित, उमादे भटियाणी रा कवित, ये भी किसने लिखी? आसानंद ने लिखी थी। इसके अलावा एक और था नरसेन। तो नरसेन ने लिखा जिनरात्रि। एक था दूधो विसराल, दूधो विसराल। दूधो विसराल ने लिखा रतन सिंगरी वेली, रतन सिंगरी वेली। और इसके अलावा एक और थे अखो भाणोत, अखो भाणोत। इन्होंने लिखा देईदास जेतावत्री, देईदास जेतावत्री वेली। तो ये साहित्य की उन्नति हुई मालदेव के समय, जो आपको ध्यान में रखनी है। ईसरदास ने हाला झालारी कुंडलियां, हरिरस, देवियाण लिखी। आसानंद ने बागा भारमलीरा दूहा, उमादे भटियाणी रा कवित लिखा। और नरसेन ने जिनरात्रि की रचना की। और दूधो विसराल ने रतन सिंगरी वेली की रचना की। और अखो भाणोत ने देईदास जेतावत्री वेली लिखी थी। तो ये बातें भी आपको इतिहास में ध्यान में रखनी होंगी, राव मालदेव के शासनकाल से संबंधित है। और आपको पता है फिर राव मालदेव की मृत्यु कब होगी? 1562 में। राव मालदेव की मृत्यु हुई कब? 1562 में। और जब इनकी मृत्यु होगी 1562 में, तो इनकी पगड़ी के साथ में इनकी पत्नी जो थी उमादे भटियाणी, वो क्या हो जाएगी? सती हो जाएगी, जिसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से अनुमरण प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से राव मालदेव के शासनकाल के बारे में जो समस्त बातें थी वो आपने
ग्रहण की हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। संपूर्ण जानकारी राव मालदेव के शासनकाल के बारे में मैंने आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने विषय को, जोधपुर का जो राठौड़ वंश हम पढ़ रहे हैं, उसको हम यहीं तक सीमित रखेंगे। उस बाकी जो राजा बच गए उसको हम नेक्स्ट अगली क्लासों में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और अपने शिक्षण को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।